जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स के खास कार्यक्रम युद्ध भूमि में। मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रेरणा। मिडिल ईस्ट में बारूद की गूंज का आज 23वां दिन है और अब ये खतरनाक रूप अख्तियार करता जा रहा है। 3 हफ्ते बीतने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल से युद्ध निकल चुका है। ईरान ने इस बार इजराइल के डिमोना शहर में हमले किए हैं। ये इजराइल का परमाणु शहर है। ईरान का कहना है कि इस हमले के साथ उसने नातांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक का बदला ले लिया है। गुस्साए ईरान ने खतरनाक पलटवार किया है और इजराइल में उस जगह को निशाना बनाया है जहां कई न्यूक्लियर साइट्स हैं। इस इलाके में बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और कभी कभी इसे लिटिल इंडिया भी कह दिया जाता है। पिछले महीने की आखिरी तारीख से शुरू हुआ ये महायुद्ध अब उस मोड़ पर है जहां दुनिया के सबसे घातक हथियारों की नुमाइश हो रही है। प्रेरणा, साथ ही बात ट्रंप की धमकी भी करेंगे। ट्रंप ने अब ईरान को होर्मुज को खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके बाद अमेरिका डायरेक्ट एक्शन लेगा और उसने निशाने पर ईरान के पावर सेंटर होंगे और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हम इसकी भी पूरी पड़ताल करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि लगातार भीषण होती जंग के बीच क्या शांति की कोई गुंजाइश बची है। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई है जिसमें शांति के फॉर्मूले की ईरान ने चर्चा की है। हमारे विशेषज्ञों का पैनल हर बारीक पहलू को डिकोड करेगा और आखिर में दिखाएंगे ईरान के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर डरा दिया है। तो अगले 2 घंटे तक युद्ध भूमि में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां मिलती है आपको युद्ध क्षेत्र की हर छोटी बड़ी और सटीक खबर। बने रहिए हमारे साथ। ईरान ने जवाबी हमले में फिर एक बार इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी शहरों डिमोना और अराद पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें डिमोना सबसे खास है क्योंकि यहां भारतीयों की आबादी ज्यादा है, जिस वजह से इसे लिटिल इंडिया भी कह दिया जाता है। और तो और यहां पर इजराइल का मुख्य परमाणु केंद्र भी है। तेहरान का कहना है कि यह हमला शनिवार को उनके नातांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले का बदला है। इसी के साथ मिडिल ईस्ट की महाजंग ने अब और खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। दोनों तरफ से अब दुश्मन की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं। इसने युद्ध में शामिल देशों के लिए तो खतरा बढ़ा ही दिया है। अगर मामला और खिंचा तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़े खतरे का संकेत है। आप ये 6 तस्वीरें देखिए। पहले इजराइल ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमला किया और इसका बदला लेने की बात कहते हुए ईरान ने भी पलटवार किया और ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र पर अटैक कर दिया। महायुद्ध की भयावहता इसी से समझी जा सकती है कि ब्रिटेन ने अरब सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए हैं और इसी के साथ युद्ध की आग अब नई दिशाओं में फैलती दिख रही है। मतलब खतरा अब जंग में शामिल चंद देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। पिंकी, बिल्कुल, यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए इस वक्त खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में ट्रंप ने इसी बीच धमकी भी दी है। हॉर्मुज खोलने को लेकर ट्रंप ने धमकी दी है। उन्होंने ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी है और उसके बाद बड़े हमले की धमकी दी है। वहीं जंग खत्म करने को लेकर शांति की कोशिशें भी हो रही हैं। इसको लेकर पीएम मोदी और जयशंकर तक ने ईरान के नेताओं से बात की। ये बातचीत लगातार जारी है। हालांकि यहाँ पर बातचीत जारी है। भारत एक अहम भूमिका जो है वो निभा सकता है यहाँ पर शांति वार्ता जिस तरीके से लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो धमकी है, 48 घंटे की जो मोहलत दी है, क्या ये केवल एक धमकी है या वाकई में अब डायरेक्ट हमले अमेरिका करता नजर आएगा। इजराइल के डिमोना में ईरान ने पहली बार हमला किया है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने ईरान के नातांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था। यानी ये जैसे का तैसा है। यानी साफ है इजराइल और अमेरिका जिस तरीके का हमला करेंगे, ईरान का पलटवार भी उसी तरह से होगा। शनिवार रात इजराइल के अराद में रिहायशी इमारतों के बीच एक ईरानी मिसाइल फटने से भारी नुकसान हुआ है और कम से कम 75 लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। वीडियो फुटेज में डिमोना, अराद और तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों को देखा जा सकता है और साफ दिख रहा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। वहीं यूके ने अरब सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है जिससे हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। नातांज न्यूक्लियर साइट पर बड़े अटैक, ईरान का परमाणु केंद्र पर पलटवार और यूके ने न्यूक्लियर सबमरीन भेजी है। यूके का यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन भेजना वाकई में अब चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 23वां दिन है आज महायुद्ध का और 23वें दिन में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ यूके का न्यूक्लियर सबमरीन भेजना, दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार न्यूक्लियर जगहों पर अटैक करना और इन्हीं जगहों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, टारगेट हिट किया जा रहा है लोग करते हुए। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ
खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान हमारे साथ रणनीतिक विशेषज्ञ हैं और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले धीमान साहब आपके पास आना चाहेंगे। 23वां दिन है आज महायुद्ध का। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। आज के 2 बड़े अपडेट हैं, उनमें सबसे प्रमुख अपडेट यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का वक्त दिया है ईरान को, मोहलत दी है। कहा है कि 48 घंटे में अगर हॉर्मोज नहीं खोला तो डायरेक्ट अटैक यहां से किए जाएंगे। बड़ी चुनौती, बड़ी धमकी और चेतावनी ये देखी जा रही है। और उसके बाद यूके न्यूक्लियर सबमरीन, यूके की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो भी तैनात कर दी है। किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर ये चेतावनी और ये बड़े एक्शन जो देखे जा रहे हैं इस वक्त रणभूमि में? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी भी युद्ध का आकलन करने के लिए उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो बयानबाजी होती है लीडर्स की, वो अलग करनी चाहिए और मिलिट्री जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके जो बयान है उनको अलग से देखना चाहिए। अभी बताया गया कि अगले 48 घंटों में खोल दीजिए। मुझे बताइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कब था? क्या यहाँ पे ईरानियन ऑयल को परमिशन नहीं दी है ट्रंप ने 30 दिन के लिए? जितने हाई सीज में आपके टैंकर्स खड़े हैं उनको निकाल दीजिए। भारत के टैंकर्स यहाँ से निकल के नहीं आए, वो भी आए हैं, तो ये बंद कहाँ से है? अभी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बोला है, ईरान का स्टेटमेंट आया है कि जो भी यूएस के एलाइज हैं उनके हम टैंकर्स को निकलने नहीं देंगे। अब अगर ये बात है तो आप देखिए सिनेरियो क्या है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है 29 किलोमीटर है और निकलने के लिए कम से कम 80 से 100 किलोमीटर का एरिया है। उसमें अगर जहाज निकलने लगे और अमेरिका उसको नेवल एस्कॉर्ट भी प्रोवाइड करे और एयर एस्कॉर्ट भी प्रोवाइड करे, तो भी ईरान के पास वहां से कम ऑलमोस्ट 4 घंटे का समय है अटैक करने के लिए। और वहां पे क्या है, कसीम आइलैंड है, वो छोटे छोटे 4 आउटपोस्ट हैं जहां पे आईआरजीसी का कब्जा है। अगर वो उनको कैप्चर भी कर लेते हैं तो उनके जो मिसाइल्स हैं जो ईरान के कोस्ट के ऊपर है, रॉकी एरिया है, छुपी हुई हैं, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, तो भी मिसाइल जो है कहीं से भी फायर की जा सकती है और 4 घंटे का समय है। तो उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं या उनके स्कॉट्स के पास जो एयर डिफेंस वेपन्स हैं या एयर वेपन्स हैं, उनकी एक टारगेट हैंडलिंग कैपेबिलिटी क्षमता होगी। तो स्वॉर्म ड्रोन्स को भेजेंगे, एक भी टैंकर को हिट किया तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है? एक भी टैंकर अगर हिट होता है तो उसमें आग लगेगी जो कई दिन जलेगी, ऑयल स्पिल अलग से होगी। और अगर टैंकर के 2 फाड़ हो जाते हैं तो यहाँ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ही शैलो है, तो दैट मींस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैन बी परमानेंटली ब्लॉक। और उसको कल को वॉर खत्म हो जाती है, उसको क्लियर करने में भी महीनों लगेंगे। इट विल बी ए मेजर टास्क। तो इन एनी केस अगर वो खुलती है, नहीं खुलती है, 48 घंटे में ट्रम्प क्या कहते हैं, इट इज अ डिजास्टर फॉर द एंटायर वर्ल्ड इन द मेकिंग। वो कभी भी होगा। ये भी है कि पहले नेतान्स पर हमला, उसके बाद ईरान का जवाबी पलटवार, डिमोना पर हमला, परमाणु सेंटर है ये इजराइल का, यहां पर भारतीयों की भारी आबादी रहती है। तो जब इस तरीके से परमाणु हब्स को निशाना बनाया जा रहा है तो क्या समझा जाए कि अब ये जो वॉर है इसकी जो दिशा है वो न्यूक्लियर रिटेलिएशन की तरफ बढ़ती जा रही है। अब ये न्यूक्लियर वर्सेस न्यूक्लियर अटैक्स को इस तरीके से देखा जाए, क्या इस तरफ मुड़ गया है ये वॉर? कैसे आप इन अटैक्स को देखते हैं संजीव सर? और संजीव जी साथ ही ये भी बताइएगा कि ऐसे में इन हमलों में रेडिएशन लीक होने का सबसे ज्यादा खतरा है, उन हालातों को कैसे संभाला जाएगा? क्योंकि खबरें हैं कि ईरान के इस हमले में यहां पर परमाणु ठिकाने से रेडिएशन लीक होने का खतरा जो है वो काफी इस वक्त देखा जा रहा है, ये काफी गंभीर हो जाएगा। और देखिए, ये अवश्य है कि परमाणु ठिकानों के आसपास ये हमले किए गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि परमाणु ठिकानों पर ही ये हमले किए गए हैं। और आईएईए की तरफ से भी अभी कोई इस तरीके के तथ्य नहीं रखे गए हैं कि वहां पर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है। और ये जो वर्तमान समय की जो स्थिति है वो जाहिर है कि एक चिंताजनक तो अवश्य है, लेकिन जो वॉरिंग साइट्स हैं उन्हें कोई ऐसे स्टेप्स उठाने से बचना होगा कि जिससे कि बड़ी जो मानवता के जो विनाश का कारण बने। अगर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, यदि इजराइल ने नतांज के ऊपर कोई बड़ा हमला किया और उससे न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ, या अन्य जो ईरानियन साइट्स पे जहाँ कहीं भी वो इनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है वहां पर हमला होता है और वो लीक होता है, और उसी तरीके से डिमोना में अगर कोई ऐसा लीकेज होता है, कोई रेडिएशन होता है,
तो इससे बड़ी भारी तबाही हो सकती है। और इस तरीके के अगर अटैक्स की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे तो जाहिर है कि इस युद्ध का एक बड़ा एस्केलेशन भी हो सकता है। महाशक्तियों को वर्तमान समय में जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि इस युद्ध में शामिल है, उसे भी इस बात का ध्यान में रखना होगा, इजराइल को भी, और साथ ही साथ इस्लामिक रिजीम जो ईरान की है, उन दोनों को ऐसे किसी कदम को उठाने से बचना होगा कि जिससे कि इसका बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाए और ये पूरी जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज भी दोनों ही पक्षों को डायलॉग और डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस के रास्ते पर, डी एस्केलेशन के रास्ते पर आना होगा। वही एकमात्र अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। जिस पूरे सिचुएशन का अगर कोई समाधान हो सकता है तो वो आपसी समझदारी से, विजडम से, बुद्धिमत्ता से ही हो सकता है। सिर्फ अटैक्स और काउंटर अटैक से नहीं होगा। और ये जब तक बुद्धिमत्ता प्रिवेल नहीं करती है तब तक जाहिर है कि ये जो स्थिति है वो तनावग्रस्त बनी रहेगी और इस तरीके की जो एक चिंताजनक स्थितियां वहां पर पैदा होती रहेंगी। जी ठीक है, श्याम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम कुमार जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि जब यूएस 48 घंटे का अल्टीमेटम दे देता है ईरान को, जैसा कि आज ही ये बड़ी इंफॉर्मेशन आई है कि 48 घंटे का जो है अल्टीमेटम दिया गया है, तो ये इसको किस तरीके से देखे, वॉर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या ये अब स्थिति को और भड़काने वाला है या कोई सुधार हो सकता है इस अल्टीमेटम के बाद? धन्यवाद। देखिए, ये है हॉर्मुज, ये है इनलैंड और ये आउटलैंड और ये बफर जोन बीच में 3 पेंसिल दिखा रहा हूं मैं। और एक्चुअली शिप्स यहां से नहीं जा रहे हैं, शिप्स यहां से जा रहे हैं। ये जो डाइवर्जन दिखाया मैंने, ये जो लद्दाख और कोसाम का आइलैंड है, वहां से ये शिप्स गुजर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये, और ये है, ये 3 जो मैंने पेंसिल दिखाई है, ये हॉर्मुज है मेन, जहां पर वो सो कॉल्ड कह रहे हैं कि माइनिंग कर दिया। ये 2 नॉटिकल माइल और बीच में ब्लैक पेन जो है, ये बफर जोन है। इसको सो कॉल्ड उन्होंने रोक दिया है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है उनके कोसाम आइलैंड के बगल से गुजरता हुआ और लद्दाख के बीच से घूम के आता है, उनके बिल्कुल करीब आ जाता है। यहां से वो जा रहे हैं शिप्स, ईरानी शिप्स सारे जा रहे हैं, अमेरिका के नजरों के सामने से जा रहे हैं। ऑयल क्राइसिस को रोकने के लिए अमेरिका ने सैंक्शन भी हटा दिया है, ईरानी शिप्स को जाने दे रहे हैं। ऑयल एंड पावर पे अभी तक अटैक करने नहीं दिया, इजराइल को डांटा भी है, ये सब आप जानते हो। तो ये अब आप जो आपके चैनल पे मैं लगातार कह रहा हूं कि उनके जो एसिमेट्रिक थ्रेट्स जो बचे हुए हैं, अब जो मिडजेट सबमरीन्स हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, जो सुसाइडल बोट्स हैं, जो उनके टनल में अंदर कोसाम आइलैंड के नीचे रखे हुए, जो बिल्कुल इसके नजदीक है। यहाँ पे है कोसाम आइलैंड पूरा लंबा, जिसपे एयरपोर्ट भी है। तो एसिमेट्रिक थ्रेट्स अभी बचे हुए। मिसाइल बैटरी जो उनकी थी सरफेस टू सरफेस मिसाइल की, उसको 5000 पाउंडर बॉम्ब से उन्होंने परसों सवेरे कोस्टल बैटरी पे बंदर अब्बास के पास नष्ट किया है। तो अब दूर से मिसाइल्स आएंगी। देखिए, वॉरशिप से स्कॉट करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं आपको याद करा दूं, 14 अप्रैल 1988 को यूएसएस रॉबर्ट माइन से टकरा गया था, इसी एरिया से कुवैत के शिप को ले जा रहा था। आगे माइन से टकराया, 24 सेलर घायल हुए और बड़ी बुरी तरह जख्मी हुआ था वो शिप, जिसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन करके 18 अप्रैल 1988 को अमेरिका ने ईरान की पूरी नेवी को धो डाला। 4 फ्रिगेट, 3 से ज्यादा फास्ट अटैक फोर्स, 56 लोगों को मारा। इराक वॉर तभी बंद हुआ था। ये आप समझिए, ये हिस्ट्री है मरीन वॉरफेयर की और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। इसको हम अच्छे से समझें और इसको समझें। फिलहाल हमारे सारे शिप्स ओमान की खाड़ी में हैं, या तो यूएई के पास लंगर डाले खड़े हैं, वहां गहरा पानी है, लंगर भी नहीं डाल सकते। 3000 से ज्यादा शिप्स, 600 से ज्यादा भारतीय और 22 से ज्यादा इंडियन शिप्स रुके हुए हैं। जो भी जा रहे हैं यहां से जा रहे हैं, चाहे चाइना का जा रहा हो, जापान का जाए, रशिया का जाए, वो कह रहे हैं ये मेरा इलाका है, ग्रीन सिग्नल लो, मेरे से टोल टैक्स दो यहां से और यहां से जाओ सेलेक्टिवली। इसको कह रहे हैं कि अब वर्चस्व को तोड़ो। खलीफा के वर्चस्व को तोड़ने के लिए अमेरिका यहां आया है और इसी को तोड़ने के लिए ये सब हो रहा है। एयर सुपरियोरिटी हो चुकी, नेवल सुपरियोरिटी हो चुकी, मिसाइल्स को करीब करीब रोक दिया है। अब उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो इस वर्चस्व को खत्म करे। तो अल्टीमेटम दिया गया है कि पावर पे अटैक करेंगे, जो आप जान रहे हैं। ठीक है श्याम कुमार जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने पैन के जरिए ये मॉडल बनाकर एक्सप्लेन किया है हमारे दर्शकों को, बहुत बेहतरीन तरीके से। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज शाम पीएम मोदी हाई लेवल मीटिंग करेंगे, मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा करेंगे, सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे, तेल गैस बिजली को लेकर चर्चा की जाएगी। तो मिडिल ईस्ट में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी, इसीलिए हाई लेवल मीटिंग की जाएगी। इससे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए
तो ईरान के साथ बातचीत हुई है पीएम मोदी की, और बातचीत के बाद अब मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। धीमान सर, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ईरान से लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है, पीएम मोदी लगातार ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, उस बीच यहाँ पर हाई लेवल बैठक आज की जाएगी जिसमें मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या बातचीत हुई होगी, किस तरीके के हालात जो हैं वो भांप पा रहे हैं हमारी सरकार और उसके तहत रणनीतियां बनाई जा रही है? देखिए, जो हाई लेवल मीटिंग है इसके पास लाइकली एजेंडा 2 हैं। हमें नहीं मालूम, मुझे भी मालूम नहीं, आई एम श्योर आपको भी मालूम नहीं क्या है, बट हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बात हो सकती है। इस वक्त 2 इशू सामने हैं जो ईरान से हमारी प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही है। पहला इशू ये है कि हमारे को जितना भी हमारे ऑयल शिप्स है उनको आने दिया जाए ताकि हमारे जो संकट में थोड़ी कमी हो, और दूसरा ये है कि उनको समझाया जाए कि देखिए डिप्लोमेसी और डायलॉग टेबल पे आइए, शांति वार्ता के लिए आगे आइए। अब इन 2 चीजों पे जो भी सहमति बनेगी इस हाई लेवल मीटिंग में उसको कार्यान्वित किया जाएगा। अब जहां तक गैस का सवाल है, अभी तक हमने ये तो देखा कुछ हमारे शिप्स आगे हैं, वो उससे हमारे कुछ आपूर्ति हुई है। इसके साथ के साथ हमारे जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको बोल दिया है कि अपनी प्रोडक्शन जो है कम से कम 30% इंक्रीज कर दीजिए, जो मेरे हिसाब से अभी तक जो खबर आई है वो ऑलरेडी हो चुकी है। प्लस दूसरे मेजर लिए गए हैं, जैसे बहुत सारी गैसेस मिलती हैं क्रूड के अंदर से जो एक्चुअली यूज होती है, नाइट्रोजन वगैरह होती है फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, तो उनको भी बोला कि फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन बंद कीजिए और इसको कुकिंग गैस की तरफ लाइए ताकि हमारे कंट्री में वो संकट पैदा ना हो। इसके अलावा 41 कंट्रीज के साथ सप्लाई लाइंस को डाइवर्स करने की जो बात चल रही है उसके ऊपर भी पूरा जोर दिया जा रहा है, उसका आंकलन किया जाएगा और जितने भी कंसर्न लोग हैं उनसे पूछा जाएगा कि देखिए अभी तक आपको क्या क्या फायदा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्गर रन में वो आएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो जिसमें भारत ऑलरेडी बहुत आगे है वो है यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जो हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है और भारत इसमें जो क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंसेस जिसको स्थगित कर दिया गया है ट्रंप द्वारा और इवन यूरोपियन देशों द्वारा, उसके हिसाब मानक के हिसाब से भारत बहुत आगे है। आई एम श्योर इसका मुद्दा भी उठेगा और ऑल्टरनेटिव तक तलाश करने की ठीक है। धीमान जी, लगता है कुछ नेटवर्क में आपके इशू है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल संजीव जी का रुख करना चाहेंगे। संजीव जी, हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, ऐसे में भारत के सामने भी कई चिंताएं इस वक्त देखी जा रही हैं। पहले खबरें ये थी कि हॉर्मोन्स को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जो भी शिप निकाले जा रहे हैं उसमें खबरें सामने आई थी कि यहाँ पर ईरान जो है अपनी भी कुछ कंडीशन भारत के सामने रख सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, निराधार इसको अभी तक बताया गया है। लेकिन अब जो लगातार बातचीत हो रही है, क्या इसमें ऐसी कोई संभावना देखी जा सकती है? देखिए, भारत का जो रुख है वो बहुत ही एक जिम्मेदारी भरा है। भारत डे 1 से डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन की बात कह रहा है। भारत के तरफ से लगातार इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक वहां पर बुद्धिमत्ता प्रिवेल करे, और उसके संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कई बार वेस्ट एशिया के राष्ट्रों के नेताओं से वो बातचीत की है और विश्व के नेताओं से भी बातचीत की है। तो भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है, और इसी तरीके के एक प्रयासों की आवश्यकता है। एक वैश्विक जो समुदाय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा अगर इस तरीके का सकारात्मक जो इंटरवेंशन वो भारत की तरफ से और अन्य राष्ट्रों की तरफ से होता है तो जरूर इसकी जो मदद है वो इस युद्ध को शांत कराने में मिल सकती है, और भारत की जो भूमिका है वो मैं मानता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन अभी जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसमें अटैक्स और काउंटर अटैक्स लगातार जारी हैं, और राष्ट्रों के जो वॉरिंग साइट्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग साइट्स हैं, उनके अंदर अभी भी बहुत ही एडामेंट रुख दिखाई देता है। कभी वो संकेत अवश्य देते हैं कि वो शर्तें रखेंगे, और जब वो शर्तों की बातें करते हैं तो जरूर इस संदर्भ में वो इस बात के भी संकेत उसमें निहित हैं कि वो भी डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन फिर अगले ही समय में फिर अटैक्स भी शुरू हो जाते हैं, चेतावनियां इत्यादि भी देने शुरू हो जाती हैं। तो दोनों ही पक्षों को संयमित तरीके से काम लेना होगा,
और एक बुद्धिमत्ता, जिसको मैं कहता हूँ विजडम प्रिवेल होनी चाहिए, और जो कि अभी तक दुर्भाग्य से नहीं होती दिखाई देती। लेकिन इसका जो सलूशन है वो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अगर इसका समाधान निकलेगा वो नेगोशिएटिंग टेबल पर निकलेगा, और उसमें भारत की भूमिका भी अहम हो सकती है। भारत, देखिए मैं स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि भारत की ओपन मीडिएशन की कोई पॉलिसी नहीं है। भारत कभी भी ओपन मीडिएशन तब तक नहीं करता या न करेगा कि जब तक सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ओपन तरीके से ऐसा करने का अनुरोध न करें। किसी एक पक्ष के कहने पर भारत कोई मीडिएशन नहीं करने जा रहा, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से भारत जरूर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन कराने में मदद दे सकता है। और मैं यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहता हूँ कि जब जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास उसी तरीके की सेलिंग जैसे कि अभी डिमोना में और नतांज में हुई है, उसी तरीके की सेलिंग जब हो रही थी, तो उस समय भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन कराने में मदद दी गई थी, मदद कराई गई थी, और भारत ने इसमें भूमिका निभाई थी, और जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास सेलिंग रुकी थी। और उसी तरीके की स्थिति आज भी दिखाई देती है कि नतांज के ऊपर आसपास भी सेलिंग हो रही है, और उसके बाद डिमोना भी अब टारगेट हो रहा है। तो ऐसे में ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्टेप्स हैं वॉरिंग साइट्स के, ये घातक हो सकते हैं, बड़े भयावह हो सकते हैं, उसको रोकना होगा, और उसमें भारत की भूमिका अहम हो सकती है एक बार फिर से, जैसा कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के संदर्भ में हुई। और उसी तरीके से भारत ने ब्लैक सी ग्रेन डील को कराने में भी अपनी भूमिका बैकग्राउंड से, बैक चैनल से माध्यम से निभाई। यहाँ पर भी ये भूमिका भारत की जो है, मैं यानी कि सबकी निगाहें फिलहाल संजीव जी इस वक्त जो है भारत पर टिकी हुई हैं, और लगातार बातचीत का सिलसिला जो है वो भारत की तरफ से जारी भी है। लेकिन फिलहाल 23वां दिन है आज इस युद्ध का, और ये गंभीर होता जा रहा है। और इसी बीच यहाँ पर श्याम कुमार जी आपसे समझना चाहेंगे, 23वां दिन यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स अब टारगेट पर हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ब्रिटेन ने अरब सागर में न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो तैनात कर दी है। यानी कि क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि अब हालात जो हैं वो और गंभीर होने वाले हैं, इसीलिए ये तेजी देखी जा रही है ब्रिटेन की तरफ से भी? बिल्कुल पिंकी, देखिए जब मैंने कहा था कि ये नाटो की बातें गलत हैं, डाइवर्जनरी हैं, यूरोपियन यूनियन पूरी सपोर्ट करेगा, चार्ल्स डिगॉल पे मैक्रोन की विजिट हुई 9 मार्च को, तो आप बताओ न्यूक्लियर सबमरीन क्या उठा के सडनली वहां आ गई? इसकी लीड टाइम होती है, प्लानिंग होती है, लंबा समय लगता है आने में, 3000-4000 किलोमीटर। ये नेवल वॉरफेयर है, पहले से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो आ जाता है 12 नॉटिकल माइल पे टेरिटोरियल वाटर के बाहर, तो उसके बाद वो कुछ भी करने की कोशिश करता है और कुछ भी कर सकता है। आपको बताऊं, मैं वॉरशिप कैप्टन, कई बार हम सेल कर जाते हैं विद नेवल ऑर्डर्स, और जाके कहीं खड़े हो जाते हैं, और तब जाके हमको पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलती है कुछ एक्शन लेने की, उसमें टाइम लगता है। तब तक पॉलिटिकल एक्शन का कुछ और मकसद होता है, कुछ और बातें होती है, स्मेल करते रहती है पॉलिटिकल एलिट अपने चीजों को, देश विदेशों को, और सही समय पे सीधा बताऊं तो किसी को मार दिया गया हो, बड़े आदमी को, और तब बताइए कि अब मरा है 5 दिनों के बाद, तो ऐसे होना करना पड़ता है। ये तरीके तो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के, और नेवल वॉरफेयर इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी, सरकार की डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है, क्योंकि आप बाहर रहते हो लगातार, आप देश के अंदर नहीं बाहर अफेक्ट करते हो। तो वही तरीका अपनाया नाटो ने, और जापान ने भी कह दिया मैं फोर्सेस दे दूंगा, यूरोपियन यूनियन ने कहा वी कैन नॉट बी बाय स्टैंडर्ड्स, और उन्होंने पहले 2023 में ऑपरेशन एप्साइड्स और ऑपरेशन अटलांटा यूनाइटेड नेवल फोर्स वहां रखा है। सीज फायर की कोई जरूरत नहीं, सीज फायर कब होगा? जब तक वर्चस्व खत्म नहीं होगा, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा ही नहीं। तो ये सब करने के लिए तो फोर्स चाहिए ना, टैसिटली चाहिए, क्वाइटली चाहिए, डिसेप्टिव मोड में चाहिए, डिफेंसिव पोस्चरिंग में चाहिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए चाहिए, डिफेंसिव आपको एयरक्राफ्ट की पोजिशनिंग के लिए चाहिए, साइबर। देखिए क्यों मारा जाके कैस्पियन सी में, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्यों किया इजराइल ने 18-19 की मार्च को, पूरा कैस्पियन सी का फोर्थ फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सेम डेना क्लास का शिप जो लंका के बाहर मारा गया है, नया शिप खड़ा था उनका कैप्सियन सी में, उसको डुबा दिया उन्होंने। शिप्स को, हार्बर्स को, इंडस्ट्रियल जोन को, कमांड कंट्रोल सेंटर को, शिपयार्ड फैसिलिटी को, कोई शिप वो नहीं बना पाएगा अगले 30 सालों तक। ठीक है, ये भी कैप्सियंसी की खत्म हो गई। ठीक है श्याम कुमार जी, बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को दे देते हैं। अरब सागर में तैनात की गई ब्रिटेन ने यहाँ पर अरब सागर में जो पनडुब्बी तैनात की है, वो अज्ञात जगह पर न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हुई है। टॉम हॉक मिसाइलों और टॉरपीडो से ये लैस बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सबमरीन जो तैनात की गई है, टॉम हॉक मिसाइलों और तमाम जो चीजें हैं उनसे लैस की गई हैं।
यहाँ अगर बात की जाए तो टॉम हॉक मिसाइलों और टोरपीडो से ये लैस की गई है। तो देखिए यहाँ पर ये जो तैनाती है ये बेहद कुछ बयां कर रही है और इसी के साथ खतरा अब आगे और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, जो हालात 23वें दिन इस महायुद्ध में देखने को मिल रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आगे भी लगातार आपसे जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट में मचे कोहराम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की बातचीत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ईरान ने जंग रोकने के लिए एक नया फॉर्मूला पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच करीब 45 मिनट लंबी बातचीत हुई। मोदी ने ईद और नवरोज की शुभकामनाएं देते हुए ये साफ किया है कि भारत के लिए नागरिकों की जान और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले स्वीकार्य नहीं है। भारत की सबसे बड़ी चिंता वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा है। बिल्कुल, और किन मुद्दों पर बातचीत हुई ये भी आपको बता देते हैं। बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की गई है। इसके अलावा इस बातचीत में क्या टॉपिक्स जिन पर की चर्चा हुई, शिपिंग रूट की सुरक्षा, भारतीयों की सुरक्षा और कूटनीति का रास्ता, ये तमाम मुद्दे रहे बातचीत में। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच हुई ये दूसरी अहम बातचीत है। पीएम मोदी ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। भारत की सबसे बड़ी चिंता वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जंग रोकने के लिए ईरान का नजरिया स्पष्ट किया है। ईरान के मुताबिक शांति की पहली शर्त हमलों को रोकना है और जंग रोकने का ईरान फॉर्मूला क्या है उस पर भी एक नजर डालिए ग्राफिक्स के जरिए। पिंकी देखिए इस फॉर्मूले में क्या कुछ चीजें शामिल की गई हैं। तत्काल युद्ध विराम है, भविष्य की गारंटी है, क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा है और सबसे महत्वपूर्ण पिंकी, जंग रोकने में ब्रिक्स की भूमिका। बिल्कुल, बातचीत के दौरान पेजेश्कियान ने जंग रोकने के लिए अपना नजरिया स्पष्ट किया है, जिसे ईरान फॉर्मूला कहा जा रहा है। वहीं भारत ने ईरान को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया है। चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण जैसे प्रोजेक्ट पर दोनों देश पहले ही प्रतिबद्ध हैं। हालांकि भारत ने साफ किया है कि उसकी प्राथमिकता शांति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना है। तो वहीं ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के रसूख का इस्तेमाल शांति की बहाली के लिए करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत की मध्यस्थता और कूटनीति मिडिल ईस्ट की आग को ठंडा कर पाती है या फिर नहीं। अब आपको बताते हैं, समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि भारत के लिए दांव पर क्या क्या है इस वक्त। यहाँ पर अगर बात की जाए तो महंगाई पर लगाम लगाना जरूरी है, ट्रेड रूट को सुरक्षित करना जरूरी है और आतंकवाद पर रोक लगना बेहद जरूरी है। ये तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर खासा जोर दिया जा रहा है। मीडिएटर की भूमिका में भारत यहाँ पर सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए बात करता है, रणनीतिक तालमेल की बात करता है, जंग रोकने का यहाँ पर फॉर्मूला निकाला गया है। लेकिन जो ये फॉर्मूला निकाला गया है क्या वाकई में काम कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर जो है तमाम चीजें देखी गई हैं। ये कंडीशंस ऐसी हैं जिस पर अब तक जो है यहाँ बातचीत के लिए कोई भी तैयार नहीं रहा है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार रणनीति बन रही है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आ रहा है। भारत पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं और यही तालमेल है, यही यहाँ पर विदेश नीति है जिसके चलते भारत में भी इस वक्त हालात जो है यहाँ पर बाजारों को लेकर अगर हम करें तो काफ़ी सामान्य नज़र आते हैं। हालांकि थोड़ी हलचल ज़रूर हुई है लेकिन उसको भी मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अब इसी बीच शांति को लेकर सबकी निगाहें हैं भारत पर ही। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ रणनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जी और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी विदेशी मामलों के जानकार हैं ये भी। सबसे पहले माथुर जी आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ कूटनीति जो इस वक्त देखी जा रही है उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है, क्या है ये जंग रोकने का ईरान फॉर्मूला, इसको क्या देख पा रहे हैं? वाकई में ये काम कर पाएगा? किस तरीके से इस पर काम हो रहा है? जय हिंद पिंकी, जय हिंद प्रेरणा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे संघर्ष के दौरान जब तक हम अभी तक जितना भी बिल्डअप के टाइम और अभी इस संघर्ष के दौरान
एक चीज बिल्कुल साफ है कि भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जिसने अपने संवाद के चैनल्स हर देश के साथ खुले रखे हैं, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, कोई यूरोपियन देश हो, ईरान हो या इजराइल हो। ये बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बैकडोर डिप्लोमेसी के किसी माध्यम को अगर देख रहे हैं, तो ऐसा एक कोई कोई नेता लीडर होना चाहिए जिसकी जो कि सभी के साथ संवाद कर सकता है और उसकी बात पर को तवज्जो दी जाएगी। ये और इंपॉर्टेंट चीज है। बात संवाद कर पाना एक बात होती है और अपनी बात को रख करके और उस बात के महत्व को बताना दूसरी बात होती है। तो मुझे को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रूप में देखा जा रहा है कि वो सबके साथ संवाद कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 24 से 48 घंटों के बीच में उन्होंने यूरोप में फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करी है, मलेशिया में बात करी है, जॉर्डन, बहरीन, कतार, सऊदी अरब, सबसे इनकी बात हुई है और सब मोस्ट इंपॉर्टेंटली पजेश्कियन से इनकी बात हुई है। अब जो पार्टीज के अंदर इन्वॉल्व होती है उससे अगर आप इस प्रकार से इस गहराई में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद जागती है। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज परिस्थिति इस प्रकार की है कि कहीं ना कहीं दोनों इस युद्ध को खत्म होता हुआ देखना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों का अपना अपना एक कोई जीत का नोशन होता है, उस नोशन में है जो अपनी अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं और उसके बारे में वो लोग वो सोच विचार कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमको अगर पहला कदम इस ओर उठाना है तो पहले एज इट इज वेयर इट इज के रूप में एक बार इनको युद्ध विराम के लिए सहमत होना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये होता हुआ मुझे फिलहाल देखिए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बातचीत का जरिया एकमात्र तरीका है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। जी ठीक कहा सर आपने। अब जेके बंसल जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ये बेशक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है राष्ट्रपति पेशकियान और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में और जंग को रोकने का फॉर्मूला, इस पर बातचीत हुई, लेकिन इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कर पाना क्या आसान होने वाला है? क्या लगता है सर आपको? थैंक यू प्रेरणा। देखिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान हैं वो एक मॉडरेट किस्म के इंसान हैं और उन्होंने पहले भी एक जो कोई हार्ड लाइन नहीं अप्लाई की है। और पहली बात तो ये है कि बातचीत होती रहे, लेकिन पेजेश्कियान को जो हार्ड लाइनर है वहाँ के कोई उनकी बात मानता नहीं है, मानेगा नहीं। आपने देखा था ये कि जब ईरान ने अटैक किया था गल्फ कंट्रीज के ऊपर में, तब पेजेश्कियान ने माफ़ी मांगी थी कि ये हमारे पड़ोसी हैं, इनके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए और आगे के लिए अटैक नहीं करेंगे, ये उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन IRGC ने उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। अच्छी बात है, सब जितने भी लीडर्स हैं जो मॉडरेट हैं या जो शांति चाहते हैं अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये विचार व्यक्त तक ही है, लेकिन इसमें कोई आगे बढ़त नहीं होगी, क्योंकि अपने अपने सबके हित हैं। अमेरिका का अपना है, वो चाहता है कि उनका वहाँ पे वर्चस्व स्थापित हो। इजराइल चाहता है कि ईरान को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए, उनकी रिजीम को चेंज कर दिया जाए, न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाएं और जो है वहाँ की मिसाइल पावर को ख़त्म किया जाए, जिससे कि आगे उनके लिए कोई थ्रेट ना रहे। और ईरान के पास में अभी एक सिमेट्री, अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है कि हम कितना, उनका कोई एम बस सस्टेन करने का है और डैमेज करने का है कि कितना इसको वार को एस्केलेट किया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर में कितना जो है इसका असर पड़े, जिससे कि दबाव पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। और दूसरा जो है अपना रीजनल जो पावर्स हैं, रीजनल जो वहाँ के सेंटर हैं उनके ऊपर। अभी इन सब बातों को देखते हुए जो है उनका रिएक्शन है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ईरान की जो प्रेजेंट रिजीम है, जो इस्लामिक रिजीम है, और वो खासकर IRGC इसको कंट्रोल कर रही है। हालांकि सब टॉप लीडर इसमें ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन IRGC है जो सब कुछ कर रही है। और उनकी जो एक ऐसी जो एक मानसिकता है, वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तो अभी ये युद्ध ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि जो एक देखिए आप, हालांकि इनके लीडर ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर में उधर से, हालांकि हमास को ख़त्म कर दिया गया है काफ़ी हद तक, फिर भी वो अटैक करे जा रहे हैं, हुती धमकी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई ख़त्म होने वाली बात ही नहीं है। और आज तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान को कि आप 48 घंटे के अंदर में हॉर्मुज को क्लीन कर दीजिए, हॉर्मुज
स्टेट है, अदरवाइज हम आपकी पावर ग्रिड को खत्म कर देंगे। तो उसका जवाब दे दिया है ईरान ने कि अगर आप हमारी पावर ग्रिड को खत्म करेंगे तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम खत्म कर देंगे, आपके जितने भी सेंटर हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता अभी कोई युद्ध विराम वाली स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी यही मैं पूछने वाली थी बंसल सर कि एक तरफ तो हम यहाँ पर ईरान फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो यहाँ पर लगातार जुबानी जंग तेज करते जा रहे हैं। अब जो ये अल्टीमेटम 48 घंटे का उन्होंने दिया है, अगर ईरान यहां पर बात नहीं मानता है, जाहिर सी बात है ईरान नहीं मानेगा इस बात को, हॉर्मुज को नहीं खोलेगा, क्योंकि हॉर्मुज तो ईरान के लिए ऐसा है कि जो जीता हॉर्मुज वही सिकंदर। वहां से अगर उनका हाथ हटता है तो उसके बाद तो वो पूरी तरीके से हारे हुए ही नजर आएंगे। इसलिए हॉर्मुज का ही सहारा एक शील्ड की तरह उसको यूज वो कर रहे हैं इस वक्त पे, तो वहां से वो पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। 48 घंटे के बाद कैसे हालात देखे जा सकते हैं, या फिर केवल डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी है जो वो अक्सर देते रहे हैं? देवनाथ सर। पिंकी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस लड़ाई का सेकेंडरी इफेक्ट है। जहां तक ईरान की बात है, ईरान इस युद्ध में बहुत क्लियर है कि वो बैकफुट पर रहेगा, कमजोर है। ईरान के जनरल्स को मालूम है, पेजेश्किन को मालूम है, जब आयतुल्लाह थे तब उनको भी मालूम था कि ईरान फौजी तौर पर कमजोर है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी एक छोटी सी कमजोरी है कि वो तय नहीं कर पा रहे कि इस युद्ध में उनको चाहिए क्या। युद्ध के शुरुआती दौर में जनवरी से वो बोल रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, तो ईरान ने बार बार कहा बना नहीं रहा, मेरे पास है नहीं, आके चेक कर लो, IAEA ऑथराइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, आके चेक कर ले। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाल दिया, बातचीत जब हो रही थी ओमान के मस्कट में कि मिसाइलें ना बनाओ, मिसाइलें ना बनाओ, तो ईरान ने कहा कि मिसाइलें तो दुनिया के सारे देश बना रहे हैं, किसी भी सार्वभौम देश का ये अधिकार है कि वो मिसाइलें बनाए। और अब अगर हाइंडसाइट में अगर देखें, आज अगर ईरान मिसाइलें नहीं बना रहा होता फिर तो पता नहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बहुत पहले ही लपेट लिया होता। तो तीसरी चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आ रही है, जब ये युद्ध चालू हुआ था ईरान ने 1 महीने पहले वार्निंग दिया था कि अगर अमेरिका और इजराइल बमबारी करेंगे तो ईरान जो कि कमजोर मुल्क है उसके पास क्या चारा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जो कि वो अब बंद करने की कोशिश कर रहा है, कर करके दिखा दिया। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो सेकेंडरी इफेक्ट है, अब टर्शरी इफेक्ट दिख रही है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाए हुआ है, अमेरिका नेवी ने, एयरफोर्स ने बहुत कोशिश कर ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल ले, नेटो का कोई देश मदद करने के लिए अभी तक आया नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर दूंगा मंगलवार से। ईरान ने कहा ठीक है, अगर अमेरिका मंगलवार की सुबह को बमबारी चालू करता है ईरान के थर्मल पावर प्लांट्स पर, ईरान के गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स पर, तो ईरान ने कहा ठीक है, फिर ईरान भी अपनी मिसाइलों का रुख इजराइल में और गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकन मैनेज्ड पावर प्लांट्स है उस पर कर देगा। ये मैं वैसे बता देता हूं दर्शकों को कि अरब देशों में जितने बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं, गैस बेस्ड प्लांट हैं, सारे यूएस कंपनी ओन्ड हैं और यूएस मैनेजमेंट पे हैं। जी ठीक है, फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कदम जो है वो उठाए जाएंगे 48 घंटे के बाद। हालांकि आपने काफी विस्तार से इसको समझाया है सर, इसी पर आगे भी चर्चा हम जारी रखेंगे और बात करेंगे कि जयशंकर और अरागची के बीच में क्या बातचीत हुई है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक पहल की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर लंबी बात की है। नवरोज और ईद की मुबारकबाद के साथ शुरू हुई इस बातचीत में मुख्य मुद्दा क्षेत्रीय स्थिरता रहा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा और वहां रह रहे भारतीयों की सलामती को लेकर भारत ने अपनी बात मजबूती से रखी है। भारत ने अपना रुख यहां पर साफ किया है। भारत ने संघर्ष को कम करने की वकालत की है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी बात की है, वैश्विक तेल गैस आपूर्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए भी बात की है और इसी तरीके से भारत ने यहाँ पर सक्रियता इसको लेकर दिखाई है। संयम की जरूरत है ये कहा है, नागरिकों को संयम बरतना होगा। इन हालातों में सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर भी जोर इस बातचीत में दिया गया है। प्रेरणा, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए अपने आप में जो बातचीत है वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ये चौथी बड़ी बातचीत है और बता दें कि इससे
पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने और ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू के लिए इससे पहले भी एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की थी। उसके बाद 13 मार्च 2026 को हुई बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात पर जोर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फोरम और संगठन ईरान के खिलाफ सैन्य हमले की हर हालत में निंदा करें। उन्होंने सभी पक्ष के सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक फोरम के तौर पर ब्रिक्स को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। इस संस्था के लिए मौजूदा समय में क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के समर्थन में एक भूमिका निभाने पर जोर दिया था। बता दें कि महायुद्ध का 23वां दिन है। भारत ईरान के बीच बातचीत लगातार जारी है। ईरान भारत दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं और ये क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता को सपोर्ट करने में मदद करता है। और वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने देश की तैयारी जाहिर की है और इस इलाके में एक साथ जरूरत के तौर पर लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने का तरीका खोजने के महत्व पर जोर दिया था। तनाव के इस दौर में सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है, जहां से भारत का बड़ा व्यापार गुजरता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां रह रहे लाखों भारतीयों की सलामती और हमारे जहाजों का रास्ता रोकना बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, ईरान से बातचीत में भारत ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार हॉर्मुज जलडमरू मध्य है क्या, जिसको लेकर भारत इतना ज़्यादा अग्रेसिव इस वक्त नज़र आ रहा है। दुनिया के लिए ये तेल की नस है, क्योंकि यहीं से तेल की आपूर्ति होती है और तेल सप्लाई होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी है तमाम कंट्रीज़ के लिए। उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान, यूएई के बीच में स्थित है। ये सबसे संकरे बिंदु पर है। ये मात्र 33 किलोमीटर लंबा है ये हॉर्मुज, जिस पर ये पूरा युद्ध इस वक्त देखा जा रहा है। फारस की खाड़ी को अरब सागर, हिंद महासागर से जोड़ता है। ये जहाज़ों के आने जाने के लिए केवल 3 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है ये। अब देखिए, सिर्फ एक इतना सा रास्ता, कुछ किलोमीटर का ये रास्ता, जो कि यहाँ पर इस वक्त इस महायुद्ध को लेकर निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दरवाजा जिसके बंद होने से पूरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य वही दरवाजा है जिसके बंद होने से अंधेरा हो सकता है और वैश्विक बाजार में उथल पुथल जो है वो देखी जा सकती है। तो यहाँ पर लगातार भारत की तरफ से कूटनीति अपनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से बातचीत के टेबल तक पहुँचा जाए और उसके बाद हालातों को सामान्य किया जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ना तो ईरान इसके लिए तैयार है और ना ही अमेरिका इसके लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल भी यहाँ पर अपने तमाम ज़िद्दों पर अड़े हैं। तो ईरान के पास भी ऐसे कंडीशंस हैं जिसको मानने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में जयशंकर ने भी बात की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बातचीत की है अरागची से, और ये बातचीत जो है उसके तहत अगर हम देखें तो फिलहाल प्रेरणा लगता नहीं है कि कुछ भी संभव हो पाएगा और बातचीत की टेबल तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। ऐसे में हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बंसल सर, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी, इन हालातों के बीच में क्या कोई अचानक से ऐसा दिन भी आ सकता है कि बातचीत को लेकर यहां पर जो है दोनों ही तरफ से सहमति नजर आने लगे? अचानक कोई ऐसा दिन नहीं आएगा। देखिए, ये जो बातचीत है, आप ये देखिए कि जो लीडर्स हैं और खासकर हमारे प्रधानमंत्री हर जो प्लेटफॉर्म पर ये कहते हैं कि कोई भी दुनिया का मसला है, संघर्ष, वो डिप्लोमेसी और डायलॉग से सुलझेगा और युद्ध से नहीं सुलझता। उन्होंने ये बात जो है रशिया में भी कही थी, प्रेसिडेंट पुतिन के सामने इसी प्रकार से कहते रहे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो अपने विचारों को प्रकट करना है विश्व के नेताओं को और एक शांति की तरफ दिखाना है। दूसरा, अपने हित के भी जो बातें होती हैं, जैसे हमारे कंट्री के, हमारे देश के लिए क्या हित में है, हमको हमने सब बड़ी एक अच्छी जो एक टाइट रोप पर चल रहा है। इंडिया सबके साथ अच्छे संबंध बना के रख रहा है और संबंध में यह है कि अभी जो हमारा वहाँ से तेल भी आ रहा है, गैस भी आ रही है और हमने दूसरे कंट्रीज के साथ में भी एक अपना संपर्क बनाया है, जिसमें आप गैस के लिए लें तो आप रशिया, यूएसए, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, तो ये इस तरह से सब कुछ देखते हुए जो भारत देख रहा है, और भारत का कुछ व्यापार भी है, करीब हमारा 4 लाख टन जो है वो चावल रुका हुआ है। इसी प्रकार से सब बातों को देखते हुए भारत अपना ही कर रहा है। जहाँ तक रही इस बात की कि कोई इस समय बातचीत नहीं होगी, बातचीत इसलिए नहीं होगी कि सबके अपने अपनी कंडीशंस हैं। जैसे प्रेसिडेंट जिसके ने पहले कहा था कि लड़ाई बंद हो, हमारे को जितना नुकसान है उसकी भरपाई हो, हम पर कोई जो है सैंक्शन ना लगाई जाए, सैंक्शन हटा दी जाए,
हमको अलाउ किया, हम एक सोवरेन कंट्रीज हैं, हमको अलाउ किया जाए कि हम मिसाइल भी का भी प्रोग्राम जारी रखें और न्यूक्लियर का भी। तो इस बात को तो मानने के लिए अमेरिका और इजराइल कभी तैयार नहीं होगा, और इजराइल तो कभी युद्ध बंद करेगा ही नहीं। वो तो इजराइल तो ये चाहता है कि जब तक हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खत्म नहीं होती और ईरान बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो जाता, ये रिजिम चेंज नहीं हो जाती, तब तक हम नहीं करेंगे। अब अमेरिका के बहुत बड़े और भी जो हैं, अभी अमेरिका की जो सोच है वो ये है, हालांकि वो बूट ऑन ग्राउंड नहीं डाल रहा है क्योंकि वहाँ पर जाके फंस जाएगा, लेकिन जो एक जो आइलैंड है उसमें इतना तेल है, 90% तेल वहाँ से जाता है जो ईरान का, उसके ऊपर में वो अपने मरीन कमांडो उतार सकता है, जिसके लिए 2 जो युद्ध पोत, जिसमें एक ट्रिपोली है, एक जो बॉक्सर हैं, ये ऑलरेडी जो है मूव हो चुके हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, एम्फीबियन है, एम्फीबियन का मतलब ये है कि ये जाकर तट पर लग जाते हैं और वहाँ से जो वो एक ज़मीनी हमला कर सकती है वहाँ के जो इनके मैरीन कमांडो हैं, इनकी डेल्टा फोर्स है और इनकी जो नेवी सील हैं, ये 3-4 जो फोर्स हैं अमेरिका की, बहुत ये अच्छे से ट्रेन है, और वो यहाँ का अपना कंट्रोल कर लेंगे। और कंट्रोल करने के बाद में फिर जो है, क्योंकि उसको ऑलरेडी इन्होंने बॉम्बिंग किया, मिलिट्री स्ट्रक्चर तो खत्म कर ही दिया है, तो ये बात इनका सोच रहे हैं। और जहाँ तक होर्मुज का सवाल है, होर्मुज पर कंट्रोल करना इसलिए भी मुश्किल है कि ईरान ने माइंस बिछा दिए हैं, एंटीशिप माइंस, तो कोई भी जहाज जाएगा वहाँ पे, जब तक उसको ईरान क्लियर नहीं करता कोई भी टकराएगा। ईरान ने एक और भी कहा है कि जो हमारे मित्र देश हैं उनको हम अलाउ करेंगे। ईरान ये भी सोच रहा है कि हम इस पे एक टोल टैक्स लगा देंगे कि जो भी जाएगा 10% ठीक है सर, जितना भी माल है उसका हमको दे, तो इससे हमारी इकोनॉमी भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो सोच चल रही है, तो ये सबको देखते हुए सब अपना अपना हित देख रहे हैं। ईरान अपना देख रहा है, अमेरिका अपना देख रहा है, इजराइल अपना देख रहा है, और कहीं भी जाकर के किसी भी को युद्ध में, अभी अमेरिका तो दूर बैठा है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी हिम्मत तो इजराइल की है, उनके ऊपर इतना तकड़ा प्रहार हो रहा है। अभी देखिए आप, जब उन्होंने वहाँ पे एक नतांज पे जैसे अटैक हुआ, तो नतांज पे अटैक होते ही डिमोना पे अटैक कर दिया, 120 लोग घायल हो गए उसके इजराइल के। तो इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, और वहाँ पे जितना आराम मचा हुआ है उसके बावजूद भी अड़ा हुआ है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने ये खत्म नहीं किया तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है किसी भी प्रकार से। तो सबसे ज्यादा इजराइल डटा हुआ है, ठीक बात कही आपने। इस वक्त इजराइल को हो रहा है, नजर आ रहा है। वापस लौटते हैं अनुज माथुर जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि इतना तो क्रिस्टल क्लियर है सर कि पीस टेबल पर दोनों पक्षों को लाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन डी एस्केलेशन का क्या कोई और जरिया है? फिलहाल तो सिर्फ डिप्लोमेसी नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तो चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, इसे रोका कैसे जाएगा अगर पीस टेबल पर दोनों पक्ष नहीं आएंगे तो? प्रेरणा, देखिए, ऑफ रैंप्स जो होते हैं वो आपकी जो डिजायर्ड एंड स्टेट है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसका जो असली मकसद अब अमेरिका का ये है कि ईरान का जो भूगोल है, ईरान का भूगोल उसको इस बात के लिए ये उसको ताकत देता है कि वो पश्चिम एशिया से ऊर्जा के आवागमन को नियंत्रित कर सके। जो ऊर्जा के प्रवाह को कंट्रोल करता है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर असर डालने वाली चीजों को कंट्रोल करता है, और यही वजह है, 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका यहां लगातार मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी को अपना रहा है। मैक्सिमम प्रेशर में इकोनॉमिक मेजर्स भी हैं, आपने उनके सैंक्शंस लगा दिए, उनको ये करना बंद कर दिया, अभी हालांकि थोड़ी बहुत ढिलाई उसमें दी गई है। और दूसरा, लगातार उनके ऊपर आप रणनीतिक तौर पे, सैन्य तौर पे हमले कर रहे हैं, उनकी एसेट्स को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी न्यूक्लियर एसेट्स को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप और मिलिट्री हायरार्की को आप खत्म कर रहे हैं। इन तमाम चीजों का अल्टीमेट उद्देश्य जो मेरा है, मेरे को लगता है वो ये है कि अमेरिका पश्चिम एशिया से निकलने वाले ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना चाहता है, और उसको नियंत्रित करने के लिए उन्हें इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि ईरान उनको नियंत्रित ना करे, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो उनको एक ऐसी ताकत देती है कि उससे वो इस पूरे प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। ऊर्जा के अलावा और 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। फर्टिलाइजर के ऊपर इतना हमारे ऊपर असर पड़ा है, मेरे हिसाब से लगभग 50% यूरिया का जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ा है। उसके अलावा हमारा $240 बिलियन का यहाँ ट्रेड है, उसमें बहुत सारी और अन्य चीजें हैं, उन तमाम चीजों पे असर पड़ रहा है। लेकिन जहां तक सवाल इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी जो उसको देखते हैं, तो मुझे फिलहाल इमीडिएटली कुछ नजर नहीं आ रहा कोई सोल्यूशन है। लेकिन सोल्यूशन तब होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास एक ऐसा चीज आ जाएगी कि वो जाके अमेरिका को बता सकें कि मैंने यहां हमला किया था, हमने ये कर दिया और हम जीत गए। और वो जो ये कर दिया है वो मेरे हिसाब से
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण हो जाएगा तो अमेरिका को ये बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा कि हमने जो चाहते थे वो हमने खत्म कर दिया और हम अब इस युद्ध से निकल सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगले जो स्टेप्स, मेरा पर्सनल रंच है, हो सकता है गलत हो, अगले 2-3 स्टेप्स में ये होगा कि वो लोग सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाएंगे, वहां से उसके थ्रू फोर्स देयर वे थ्रू दैट। उसके अलावा खर्ग आइलैंड, जो जनरल बंसल कह रहे थे, खर्ग आइलैंड पर एम्फीबियस लैंडिंग, मैं एक एम्फीबियस फोर्स में रह चुका हूं, 2.5 साल मैंने एम्फीबियस फोर्स में चीफ ऑपरेशन ऑफिसर का काम किया है, मैं जानता हूं। तो खरगा आइलैंड इतना दूर है गल्फ ऑफ हॉर्मुज के मुंह से कि वहां तक एम्फीबियस टास्क फोर्स का पहुंचना काफी मुश्किल है जब तक। तो वहां पर जब यहां पर एम्फीबियस टास्क फोर्स हमले करेंगी आगे वाले आइलैंड्स पर, जो 4 आइलैंड्स और हैं उन पर, और उसी समय साइमल्टेनियसली डेल्टा फोर्स या कोई और स्पेशल फोर्स उनकी एरियल इंसर्शन करके खरगा आइलैंड के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगी। ये एक संभावित तरीका हो सकता है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर संभावित ये तरीका जो है माथुर सर हो सकता है। इसी पर देवनाथ सर से भी जानना चाहेंगे। देवनाथ सर, माथुर सर ने ये एक पूरा आकलन किया है, क्या आपको भी इस वक्त ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इस वक्त एक सुटेबल एस्केप रूट ढूंढ रहा है। अमेरिका में तो नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन है और रिपब्लिकन्स को बहुत उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि मिड टर्म इलेक्शन के दौरान रिपब्लिकन्स कुछ जीत जाएं। दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका में जो 2029 का इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उस इलेक्शन में तो जेडी वांस को रिपब्लिकन पार्टी ने मोरलेस तय कर लिया है एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन रिपब्लिकन के पास इतने सेनेटर्स के वोट नहीं हैं कि वो जेडी वांस को इजीली सेल थ्रू कराएं। तो बहुत जरूरी है कि मिड टर्म इलेक्शन में जीतें। लेकिन फिलहाल जैसे कल ही अमेरिका में जो सर्वे कराया गया उसके अनुसार अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी पॉपुलैरिटी रेट घट चुकी है और ज्यादातर लोग अमेरिका में समझते हैं कि वो शायद अमेरिका को सही दिशा से सही तरीके से आगे नहीं लेके जा रही। देखिए, जहां तक खरग आइलैंड की बात है, एक हमला संभावित है। खरग आइलैंड को डिफेंड करने के लिए अभी वहां पर 2500 IRGC के क्रैक ट्रुप्स को बिठाया गया है। 2500 एक बड़ी फोर्स होती है, करीबन एक ब्रिगेड फोर्स है, 3-3 बटालियंस हैं। खरग आइलैंड पर अगर एक एम्फीबियस लैंडिंग करनी पड़ेगी तो उसके लिए IRGC ने पहले से तैयारी कर रखी है। उनको मालूम है एम्फीबियस लैंडिंग में जो अमेरिकन एम्फीबियस शिप्स हैं, ब्रिज लेइंग टैंक्स हैं या जो शैलो वाटर पे जो ऑपरेट करते हैं, ये जब पास में जाएंगे तो उन्होंने जो बीचेस हैं, जो समुद्री तट है, उसको पहले से ही माइनिंग करके रखा हुआ है। यानी अगर वहां पर अमेरिकन कमांडोज या मेरीन्स उतरने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही माइंस का, यानी जमीन के नीचे, रेत के नीचे जो बॉम्ब्स लगाए हुए हैं, घना जाल बिछाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जनरल माथुर ने जैसे बताया कि ऊपर से डेल्टा फोर्स आसमान के रास्ते से हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर सकती है। वहां पर एक रनवे है, लेकिन अगर डेल्टा फोर्स उस रनवे पर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करने जाती है तो क्योंकि IRGC ऑलरेडी अलर्ट है, तो होता यह है कि उस रनवे की डिफेंस के लिए शोल्डर फायर्ड इंफ्रारेड हीट सीकिंग मिसाइल्स IRGC के पास सैकड़ों की संख्या में है। इसी तरह से IRGC के पास मैनुअली कंट्रोल्ड यानी ऑप्टिकली फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बहुत सारे हैं और वो जानते हैं कि कभी भी डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, तो वो फायर करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि खरग आइलैंड पर अगर वो कब्जा कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ कब्जा करने पर IRGC पीछे ईरान की मेनलैंड में चली जाएगी? क्या IRGC उसके 15 दिन के बाद और बड़ी तैयारी कर एक काउंटर अटैक नहीं करेगी? तो अमेरिका में जो पेंटागन में ऑफिशियल्स हैं, सेंट्रल कमांड है, उनको ये तैयार रहना पड़ेगा कि खरग आइलैंड पे कब्जा करना मुश्किल है और उसके बाद 15 दिन के बाद जो ईरान का काउंटर अटैक आएगा उसको कैसे फेस किया जाएगा। जी
ठीक है जेके बंसल जी, देखिए नातांज पर हमला, इसके बाद घर का हम जिक्र कर रहे हैं, जब इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं तो आप इस महायुद्ध का भविष्य क्या देख पा रहे हैं आगे, जब अगर इसकी टाइमलाइन बढ़ती है तो क्या हो सकता है सर? देखिए, ज्यादातर चांसेस तो ये हैं कि ये युद्ध और थोड़ा लंबा चलेगा और ये वार ऑफ एट्रिशन होती है कि जब तक क्षमता जो है, मारक क्षमता है IRGC की और कम नहीं हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी और जो उनके अंदर में लीडरशिप की कमी है अभी, और जो उनको रसद सप्लाई है ये खत्म हो जाएगा। और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जो उन्होंने अपना एक मोजाइक स्ट्रक्चर बनाया था कि हर प्रांत में अलग अलग फोर्स हैं IRGC की, उनमें भी कुछ मतभेद हैं, तो वो अगर जब कम हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे फिर ओवर पावर कर लेगा अमेरिका और इजराइल। एक तो यह स्थिति है इसमें। दूसरी स्थिति ये है कि हो सकता है कोई ऐसी स्थिति हो अभी भी कि जो है उनको ओवर पावर किया जाए या सरेंडर करने के लिए तैयार किया जाए। और तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है, जैसे जनरल माथुर ने भी बताया कि भाई अगर अमेरिका को कुछ ऐसा बहाना मिल जाता है कि हम जीत गए और वो यहाँ से निकल के चला जाए, जिसमें कि इजराइल को बहुत नुकसान होगा और खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जो बयानों को बदलते रहते हैं, उन्होंने ये पहले ही कह दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हमारा क्या लेना देना, हमें तो वहाँ से कोई मिलता ही नहीं है पेट्रोल, हमारे को जो कंट्री हैं वो उसको संभालें। तो इन सब बातों को देखते हुए ये जो अभी तो मुझे ज़्यादातर तो चांसेस ये हैं कि अभी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि आप एक बात जरूर देखिएगा कि पहले लग रहा था अमेरिका जल्दी वहाँ से चला जाएगा, लेकिन जब अमेरिका के प्लान यहाँ तक हैं कि उन्होंने जो है एक अपना पहले से जो त्रिपोली एम्फीबियस युद्धपोत था उसको कर दिया, वो वहाँ से बॉक्सर को मूव कर रहे हैं, तो ये बहुत लंबी लड़ाई होगी, काफ़ी सोच समझ करके। इसके अलावा जो अमेरिका में उनकी आर्मी ने $200 बिलियन मांगे हैं कि हमको चाहिए लड़ाई के लिए, तो अमेरिका भी चाहे वहाँ पे कुछ भी ह्यू एंड क्राई हो, उनको सस्टेन करने के बाद में अभी अमेरिका ने ये अपना मन बनाया हुआ है कि इस युद्ध को जीतेंगे, और इजराइल ने भी यही सोचा हुआ है। तो जो धीरे धीरे जो है ईरान की शक्ति कमजोर होती जाएगी, और कहीं अगर इन्होंने दोबारा इंस्टिगेट कर दिया कुर्द लड़ाकू को, तो कुर्द लड़ाकू आ जाएंगे वहाँ पे और एक सत्ता परिवर्तन भी हो सकते हैं। हालांकि जो विद्रोह फैला था वो अब खत्म हो गया है या वो कम हो गया है, उसकी अभी उम्मीद नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए इस बार जो अमेरिका ने और इजराइल ने अपना मन बना लिया है कि ईरान को कमजोर किया जाए। अगर अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने जो इस्लामिक रिजीम ने जिस तरह से हथियार बनाए, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अपनी जनता का जो है वहाँ पे उनकी जनता के पास इकोनॉमी खाने के लिए चीज नहीं है, जिसने देखा उन्होंने अंडरग्राउंड मिसाइल और इस तरह सारा पैसा जो खर्च कर दिया, और जो जिस तरह से इन्होंने IRGC ने इनके जो ऑक्टोपस के आर्म्स हैं, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, उनको और जो इस्लामिक रेसिस्टेंस हैं, इन सबको बनाया। तो इसमें देखते हुए अभी जब तक वो लोग बने रहेंगे ये खत्म नहीं होगा। आप देखिए नसरुल्लाह को खत्म कर दिया और हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया, हुती को कमजोर कर दिया, फिर भी वो लड़े जा रहे हैं, फिर भी वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर ये रिजीम रहती है तो इजराइल को और अमेरिका को पूरा भरोसा है कि वो दोबारा ही उसी तरह से, जो हो सकता है 5, 7, 10 साल लगे, लेकिन ईरान में फिर वही स्थिति होगी और फिर वो तगड़े हो जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए। उनका मन ये है कि डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका को, हमें दोनों को खत्म करना है, रहने नहीं देना। और यही कारण था कि इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जब जो परीक्षण किया तो अमेरिका को भी खतरा हो गया कि हमारे पास भी ये मिसाइल ना आ जाए, और इस बात को कहा भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो हमारा मिसाइल को हमारे रेंज में ले रहे थे। बिल्कुल माथुर सर, बोट्स ऑन ग्राउंड्स की जब हम बात करते हैं तो फिलहाल बीच में इस तरीके के आकलन भी थे कि पाकिस्तान पर इसका दबाव जो है अमेरिका की तरफ से बनता नजर आ रहा है, और अंदेशा ये भी लगाया जा रहा था कि अंदर खाने से कार्रवाई जो है क्या पता की भी जा रही हो। तो क्या ऐसा भी संभव होता नजर आ सकता है क्या इसके भी चांसेस हो सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे को लगता है यही कि उनकी पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। अब जिस प्रकार के दो एक वाकये हुए हैं, हालांकि कितना उनको इसके साथ कनेक्ट करने की संभावना बनती है वो सोचने की बात है, लेकिन जो स्टेटमेंट असीम मुनीर ने अभी शिया मुस्लिम्स को लेकर के दिया है कि आप अगर आपको इतना प्रेम है ईरान से तो आप ईरान चले जाइए। देखिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का और सऊदी अरब दोनों का दबाव है। सऊदी अरब उनको कह रहा है कि भाई आपको इतना हमने दिया, हमारे साथ आपका पैक्ट है, हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने पैर क्यों फंसाए हुए हैं, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान इस अफगानिस्तान के बहाने को लेकर के अमेरिका और सऊदी अरब को कह सके कि भाई हम तो खुद यहां पर फंसे हुए हैं युद्ध में, हमारे बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, सो वी कैन नॉट कम एंड जॉइन। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं
कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के ऊपर अभी पूरा पूरा दबाव हो रहा है। और ये जो तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट जो कई लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे अपनी मर्जी से कुछ बोल के चले गए, ऐसा नहीं होता है। इतने बड़े, इतने जिम्मेदार लोग जो होते हैं वो बिना बात में स्टेटमेंट्स नहीं दिया करते हैं। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं दबाव पाकिस्तान के ऊपर बनाया जा रहा है। और पूरी संभावना है कि अगर आपको ग्राउंड पर कोई एक्शन शुरू करना है, क्या होता है कि जो इनके जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करते हैं, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्पर्शन और डेलीगेशन की हम जो बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ जो इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एंगेज करके उनको पिन डाउन करके रखना, इस प्रकार की चीज कही जा सकती है पाकिस्तान को करने के लिए। और मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका जरूर आने वाले समय में करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अभी जी यूकी देवनाथ जी, एक क्लोजिंग सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ कि अब जब हमने पूरा ये 2 घंटे का डिस्कशन किया है, तो क्या दुनिया एक और बड़े वॉर के किनारे खड़ी है? क्या लगता है आपको, जो सिनेरियो चल रहा है, 23 दिन पूरे हो चुके हैं, 3 हफ्ते बीत चुके हैं, 4थे हफ्ते में हम प्रवेश कर रहे हैं। सर नहीं करना चाहेगा ना, ईरान की तरफ से कोई भी मुल्क जंग नहीं करने के लिए आएगा, ना रूस ना चीन अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स को भेजेंगे। अमेरिका बार बार नेटो देशों को आह्वान दे रहा है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया को बोल रहा है कि आप लोग अपनी जंगी जहाज भेजिए, लेकिन उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है। अभी जो ये 22 देशों का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने लगता है कि अमेरिका और इजराइल का साथ देते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दीजिए, इन 22 देशों ने भी कोई अंदेशा नहीं दिया कि वो अपनी नेवी को या एयरफोर्स को या आर्मी को वहां भेजने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल ये जंग का जो परिधि है ये 3 देशों के बीच में ही रहेगा, और प्लस गल्फ स्टेट तो उसकी वेक में है ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और फिलहाल यहाँ पर इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम के साथ जुड़ने के लिए, युद्धभूमि के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक ऐसी मिसाइल की जो कि इस युद्धभूमि में घातक बनी हुई है। बने रहिएगा हमारे साथ। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को लेकर मिडिल ईस्ट वॉर में बड़ा संकेत दिया है। उसने हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। भले ही मिसाइलें लक्ष्य तक नहीं पहुंची, लेकिन 4000 किलोमीटर दूरी तक हमले की कोशिश बताती है कि ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। हालांकि कतर की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इस हमले से इनकार किया है। ईरान ने पहली बार ICBM से अटैक किया। उसने हिंद महासागर में 4000 किलोमीटर दूर सैन्य अड्डे पर हमला किया। हालांकि खबरों के मुताबिक टारगेट तक कोई मिसाइल नहीं पहुंची। दूसरी तरफ ईरान ने हमले की खबर से इनकार किया है और कहा है कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं है। इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी है कि जिसने दावा किया है कि एक मिसाइल बीच रास्ते में फेल हो गई और दूसरी मिसाइल को अमेरिकी वॉरशिप ने इंटरसेप्ट कर दिया था। इस सैन्य अड्डे का संचालन अमेरिका और ब्रिटेन संयुक्त रूप से करते हैं। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी मिसाइल टारगेट पर नहीं लगी, लेकिन यह हमला तेहरान की सैन्य पहुंच में बड़े विस्तार का संकेत देता है। यह दिखाता है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज दुश्मनों के अनुमान से कहीं ज्यादा है, अधिक है। हम आपको बताते हैं कि ICBM होते क्या हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो 5000 किलोमीटर से अधिक इनकी मारक क्षमता होती है, जो इन्हें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम बनाती हैं। साथ ही ये मिसाइलें परमाणु, रासायनिक और पारंपरिक हथियार ले जा सकती हैं। अगर इनकी ट्राजेक्टरी की बात की जाए तो इस तरह की मिसाइल लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में जाती हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर गिरती हैं, जिससे इनको इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। इन्हें अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों यानी कि साइलो, मोबाइल लॉन्चर्स या पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। कई मायनों में ICBM को परंपरागत मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो कुल मिलाकर पिंकी देखिए, इस महायुद्ध में हमने ऐसी कई खतरनाक मिसाइलें देखी। रोज हम इस पर एक सेगमेंट तो रखते ही हैं जिसमें हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो मिसाइलें हैं, जो हथियार हैं, इस महायुद्ध में क्या वो बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं या फिर नहीं।
बिल्कुल यहाँ पर बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है क्योंकि इजराइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाकाम साबित होता है प्रेरणा, जब भी यहाँ पर ईरान की तरफ से बड़ी मिसाइलें दागी जाती हैं उनको इंटरसेप्ट करने में, और इसी के चलते बड़ा खामियाजा वहाँ पर भी पहुँचा है। और इसीलिए थाड़ को भी लेकर आए हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन डोम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ अगर कहा जाए तो काफ़ी फीका नज़र आया है यहाँ तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में, जिस पर काफ़ी घमंड इजराइल को अक्सर रहा करता था। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को लेकर मिडिल ईस्ट वॉर में बड़ा संकेत दिया है। उसने हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइलें जो दागी हैं ये बता रही हैं कि देखिए हमारे पास जो इन हाउस प्रोडक्शन है उसकी ये ताकत है, इसीलिए हम ऐसा वार जो है वो कर पा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास शो युद्धभूमि में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे युद्धभूमि में और ताज़ा अपडेट्स के साथ, और रिकॉर्ड करेंगे कि आखिरकार 24वें दिन में क्या कुछ हुआ है और आगे की रणनीति जो है वो क्या रहने वाली है। प्रेरणा बिल्कुल जल्द हाजिर होंगे आप, देखते रहे लाइव टाइम्स। जय हिंद, नमस्कार।